हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की क्लास 11th लेसन 8 का जो है एक टॉपिक है जिसका नाम है सेल, कोशिका। कोशिका किसे बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, एवरी लिविंग बॉडी, जिस प्रकार से एक मकान जो होता है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, ऐसे एक लिविंग बॉडी जो होती है वो बहुत छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनी होती है। इन छोटी या स्मॉलर यूनिट्स को हम बोलते हैं क्या? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। समझ में आ गई बात? छोटी छोटी यूनिट्स जो किसको बनाती है? लिविंग बॉडी को बनाती है, उन्हें क्या बोला जाता है? सेल्स। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सेल होती है, जैसे हमने एटम में देखा था कि एवरी ऑर्डिनरी सब्सटेंस जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे एटम बोलते हैं। और एटम जो होता है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहता है। सेम है, अगर सेल की बात करें तो सेल जो है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है ना, जिसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वैसे ही अगर एक सिंगल सेल की बात करें तो सिंगल सेल इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है। ऐसी यूनिट जो किसी लिविंग बॉडी को बनाती है और अकेले भी जिंदा रह सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। क्लियर? अब अगर दूसरी तरफ हम आते हैं तो जो लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी का जो बेस होता है लाइफ का, मतलब जहां से लाइफ स्टार्ट होती है, तो एक लिविंग बॉडी की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो होती है एक सेल से। भाई सबसे पहले सिंगल सेल ही तो बनती है। सबसे पहले जो है गैमेट बनते हैं, हमने पढ़ा है कि क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, सिंगल सेल मिलती है, वो दोनों सेल मिलकर जाइगोट बनाती है। तो जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। दो सेल का जो फ्यूजन होता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, और ये जाइगोट एक सिंगल सेल होती है। और इस सिंगल सेल के डिवीजन से ही जो है एक लिविंग बॉडी बनती। समझ में आ गई बात? तो एक लिविंग बॉडी का जो बेस है वो कौन रखता है? सेल। सेकंड इज एक लिविंग बॉडी जो आप देखते हो, एक जीव का शरीर जो आप देखते हो, उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर उस स्ट्रक्चर को अलग अलग सिंगल यूनिट्स में बांटे तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना है? सेल से। मतलब एक लिविंग बॉडी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बनाने का काम भी कौन करता है? सेल। मतलब सेल जो है वो स्ट्रक्चर या बॉडी स्ट्रक्चर को भी बनाती है, शरीर की संरचना को भी बनाती है। ठीक है। नंबर 3, एक लिविंग बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, भाई मान लो मुझे ये पेन उठाना, मैंने पेन उठाया वापिस रखा, मेरे हाथ ने ये काम किया, मसल्स के द्वारा वर्क किया गया, मैं ऐसा बोलूँगा, पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो बनी किससे? वो सेल से बनी। समझ में आ गई बात? तो जो फंक्शंस है, बॉडी फंक्शंस हैं, या आप जो फिजिकल वर्क करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वो सारी चीज़ें में भी वो जितने भी फंक्शंस हैं आपके, उन सब में भी कौन इन्वॉल्व होता है? एक सेल इन्वॉल्व होती है। मतलब सेल जो है बॉडी फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है और बॉडी के द्वारा किए जाने वाले फिजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने में भी मदद करती है, या उनके द्वारा होता है। सीधी सी बात है, बॉडी सेल से मिलकर बनी। आगे क्या समझ में बात? तो एक सेल बॉडी का या लिविंग बॉडी का बेस होती है, लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चर सेल बनाती है, लिविंग बॉडी के फंक्शंस को सेल परफॉर्म करती है। दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन अ सेल एज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की कैसी इकाई होती है? मूलभूत, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। क्लियर? आ गया सबको समझ में? क्यों बोलते हैं सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? ये जो डेफिनेशन है एक लाइन की है, इसको याद करना, रटना बहुत इजी है ना। पर अब हमने इसके वर्ड्स को भी समझा कि भाई इसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है। क्लियर हो गया सबको? अब हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी। एक जो कोशिका है उसको खोजा किसने? तो इसका जो श्रेय है, कोशिका को डिस्कवर करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले बार्क ऑफ द ट्री का जो एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क, छाल जो होती है ना पेड़ पौधों की छाल, उसका एक इंटरनल पार्ट होता है, जो है सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्क। उन्होंने कॉर्क को खुद के द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप में रखा और माइक्रोस्कोप के थ्रू
देखा तो उन्हें बहुत सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज मधुमक्खी के छत्ते में जैसे कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखे। और इन कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया? इन कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल या कोशिका। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो है वो 1665 में की थी। मतलब सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, 1665। क्लियर हो गई बात? ठीक है। बट यहाँ पर बात यह आती है कि किस प्रकार की कोशिकाओं की खोज की थी, तो हम बताते हैं कैसी कोशिकाओं की खोज की थी इन्होंने? डेड सेल्स। मतलब सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में। ठीक है। रॉबर्ट हुक के बाद एक और वैज्ञानिक आए, बहुत जल्दी आए, 1675 में एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने 1675 में लिविंग सेल को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा। ऐसी सेल? जीवित कोशिकाओं को देखा। ठीक है। लिविंग सेल्स को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने बताया, उन्होंने भी सेम बात कही कि लिविंग बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो एक सेल होती है। इन्होंने भी इस चीज को बताया कि लिविंग बॉडी जो होती है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? अब हम आते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट चीज पे। दिमाग में ये बात आती है कि ठीक है ना, लिविंग बॉडी की जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसे हमने सेल बोला। बट समझ में ये नहीं आता है कि कोशिका कहाँ से आई। भाई दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का जो जन्म हुआ होगा वो कहाँ से हुआ होगा। तो इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, आपको हमारे पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसमें हमने आपको समझाया है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमने देखा था कि सबसे पहली जो यूनिट बनी थी उसे हम बोलते हैं कोएसर्वेट। क्या बोलते हैं? कोएसर्वेट। ठीक है। ये कोएसर्वेट पहला जीव नहीं था, इसको जीव नहीं बोल सकते, बट ये एक ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें लिविंग कैरेक्टर अवेलेबल थे। ठीक है। कोएसर्वेट, क्या नाम था इसका? कोएसर्वेट। ये एक लिविंग स्ट्रक्चर था जिसमें लिविंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जा सकता। पर धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ। लाखों वर्षों के या करोड़ों वर्षों के बाद ये जो कोएसर्वेट था वो प्राइमरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बदला। किसमें बदला? प्राइमरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बदला, जो कैसा था? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कैसा था? एक कोशिका से मिलकर बनने, एक कोशिकीय जीव। कैसा था वो? एक कोशिकीय जीव। ऐसा जीव जिसका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है। वो जनरली ये जो प्राइमरी लिविंग ऑर्गेनिज्म था या प्राइमेटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उनको हम क्या मानते हैं कि जो सबसे पहले पृथ्वी पर जीव बने थे वो बैक्टीरिया थे या जीवाणु थे, जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। वर्तमान में इन्हीं जीवों को हम नाम देते हैं क्या? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और इनकी डेफिनेशन बहुत इजी है, हिंदी में बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। वे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये जो प्राइमरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने थे सिंगल सेल्ड थे, इसीलिए इनको यूनिसेल्युलर बोला गया। बट इनकी जो सेल थी, अगर हम मॉडर्न सेल का ऑर्गेनाइजेशन देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था और बहुत ज़्यादा लो ऑर्गेनाइज्ड था। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन था वो वेल डेवलप्ड, या जो सेल थी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती थी जैसे कि मॉडर्न सेल होती है। ठीक है। या इनकी जो सेल्स थी, प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म की जो सेल थी, वो सेल एक्चुअली में उसमें होता था, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी। ठीक है। लेस ऑर्गेनाइज्ड साइटोप्लाज्म होता था। ठीक है। और न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो एब्सेंट होती थी।
ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, जो कि हम मॉडर्न सेल में इनकी स्टडी करते हैं, ये सारे ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट थे। ठीक है, तो ऐसी लेस डेवलप्ड सेल, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, कुछ जो है एक सेमी सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता था और उसके बीच में एक गाढ़ा मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको न्यूक्लियर स्पेस बोल सकते हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल लेस डेवलप्ड फॉर्म में होता था। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स जो बहुत कम जो है 1 या 2 सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते थे। जो मॉडर्न सेल में होते हैं वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स वहाँ प्रेजेंट नहीं होते थे, और अगर सेल ऑर्गेनेल्स होते थे भी तो उन सेल ऑर्गेनेल्स के अराउंड में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती थी। ऐसी लेस डेवलप्ड सेल को, कम विकसित कोशिकाओं को हम बोलते हैं क्या बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहला जो जीव बना वो था प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसकी कोशिका बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी, डेवलप्ड नहीं थी, पर धीरे धीरे उन ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में चेंजेस आने लगे, वो डेवलप्ड होते गए। उनकी कोशिका के आसपास जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड हो गई। साइटोप्लाज्म या कोशिका सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो मटेरियल था वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स बने, उन सेल ऑर्गेनेल्स के आसपास जो है वो मेम्ब्रेन से जो है वो घिर गए, उनके आसपास भी मेम्ब्रेन डेवलप हो गई। ठीक है, और इस प्रोकैरियोटिक सेल से जन्म हुआ यूकैरियोटिक सेल का। किसका जन्म हुआ? यूकैरियोटिक सेल का। अब यूकैरियोटिक सेल क्या? तब यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जो कंप्लीटली डेवलप्ड सेल होती है, जिनके अंदर जो भी सेलुलर मटेरियल होता है या सेलुलर पार्ट्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना, सारे सेल ऑर्गेनेल्स का प्रेजेंट होना, साइटोप्लाज्म का वेल ऑर्गेनाइज्ड होना, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सही से जो है कंपोज्ड होना, जितना मटेरियल या जो कंपोजिशन होना चाहिए वो होना। ठीक है, ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल, जो कि मॉडर्न सेल जो होती है अभी वर्तमान में, जिन कोशिकाएं या हमारा शरीर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हमको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न सेल बनी या यूकैरियोटिक सेल बनी प्रोकैरियोटिक से, ठीक है, तो एक तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने और इनसे फिर क्या बने? यूकैरियोटिक, क्या बने? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। ठीक है, ये कैसे थे? ये प्रोकैरियोटिक टाइप के थे और ये यूकैरियोटिक टाइप के यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अपन इनका एग्जांपल भी पढ़ते रहते हैं, क्या क्या है? अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, साइटोप्लाज्म, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एटसेट्रा, ये सब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी कोशिकाएं कहीं ना कहीं डेवलप होती हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया हुआ करते थे प्रोकैरियोटिक, आज भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स को लेकर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब जब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होना स्टार्ट हुआ? डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, विभाजन होना स्टार्ट हुआ, कोशिकाएं डिवाइड होना शुरू किया। ठीक है, अब कोशिकाएं जब डिवाइड होती है तो अभी वर्तमान में हम कुछ एक क्रम यूज करते हैं। वो क्रम क्या है कि जब सेल्स होती है, सेल डिवाइड होती है, तो बहुत सारी सेल्स बनती है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, तो बहुत सारी सेल्स मिलकर जो है वो बनाती है क्या? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं और वो बनाते हैं क्या? ऑर्गन्स। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं और वो बनाते हैं क्या? ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो मिलते हैं और बनाते हैं होल बॉडी। ये हम बोलते हैं किसके लिए? एक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनने वाली बड़ी लिविंग बॉडी के लिए इस प्रोसेस को हम अपनाते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ना होने के बजाय ऐसा हुआ कि ये कोशिका डिवाइड हुई पर कुछ कोशिकाओं का एक शरीर बना, है ना, जो कि जो है एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना था।
इन्हें हम बोलते हैं क्या, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी या एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा का मतलब सिर्फ दो ही नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं जो है वो मिलकर इनके शरीर को बना रही थी। सैकड़ों या हजारों कोशिकाएं या लाखों कोशिकाएं जो है वो इनके शरीर को बना रही थी। इनको हमने क्या बोला, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इन्हीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिर इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आए, वेरिएशंस आए, और वर्तमान में जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी का फॉर्मेशन या इवोल्यूशन जो है वो इन यूकैरियोटिक टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन के फलस्वरूप मल्टी सेलुलर बने, और उन मल्टी सेलुलर में चेंजेस वेरिएशंस के कारण क्या हुआ, एनवायरमेंटल वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस आए, है ना। एक चीज हमने पढ़ी होगी, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि इवोल्यूशन इज द वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन होगा तभी इवोल्यूशन होगा, नए जीव जातियां बनेंगी। और इसी प्रकार से जो है हमारी जो बॉडी है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो भी ऐसे ही बने, वेरिएशंस आए, है ना। और वेरिएशंस के आने से यही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्तमान के अलग अलग जीवों में, प्लांट्स में, एनिमल्स में बदल। क्लियर? तो यहाँ से एक और चीज क्लियर हो गई कि वे जीव जिनकी बॉडी एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वे जीव जिनकी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। और वे जीव जिनकी कोशिका लेस डेवलप्ड होती है उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, या प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और उनकी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। और वे जीव जिनकी बॉडी कैसे वेल डेवलप्ड कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उन्हें यूकैरियोट्स बोला जाता है, और उनकी सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया कि नहीं आया? अब हम बात करने वाले हैं कि एक जो सेल होती है उस सेल में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। हम मॉडर्न सेल में प्रेजेंट या पाए जाने वाले पार्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एक मॉडर्न सेल में पाए जाते हैं। एक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम किस प्रकार से अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात? चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। तो मेनली हम सेल में दो पार्ट को देखते हैं मेनली। एक तो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम या सेल वॉल बोलते हैं, है ना। और कुछ जीवों में जो होता है वो आउटर कवरिंग होती है सेल में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया क्या, आउटर कवरिंग। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, और एनिमल मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल और प्लांट दोनों में होती है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर दूसरी चीज की बात करें हम, है ना, सेल वॉल के बाद अगर जो दूसरा पार्ट है तो जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? अब ये प्रोटोप्लाज्म भी दो पार्ट में मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये सिर्फ आपको क्या करना है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं जीव द्रव्य, इसको हम बोलते हैं केंद्रक, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, हाँ, द्रव्य का मतलब लिक्विड या द्रव नहीं, ये द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। सेल वॉल को हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब ये साइटोप्लाज्म को भी अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसमें भी दो हिस्से होते हैं साइटोप्लाज्म में। एक होता है हाइलोप्लाज्म और एक होता है ट्रोपोप्लाज्म, ठीक है। हाइलोप्लाज्म में जितने भी केमिकल बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बायोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एक लिविंग सेल में, है ना, मैट्रिक्स या आधात्री के अंदर, उन सभी को हम किसके इंक्लूडिंग करते हैं, हाइलोप्लाज्म के इंक्लूडिंग। तो एक तो होता है इसमें स्टोरिंग मटेरियल, ठीक है, स्टोरिंग मटेरियल्स मतलब जो उसके अंदर स्टोर होते हैं, एक कोशिका के अंदर
जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये सारे सब्सटेंस को हम किसके इंक्लूडिंग करते हैं? स्टोरिंग मटेरियल में। इसके अलावा होते हैं सीक्रेटरी मटेरियल। सीक्रेटरी मटेरियल स्रावी पदार्थ, कोशिकाएं जिन पदार्थों को सीक्रेट करती है, स्रावित करती है ना, या कोशिकाओं के अंदर से जो पदार्थ सीक्रेट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन या कोई ऑर्गेनल सीक्रेट जो करता है, कोशिका के अंदर पदार्थ स्रावित होते हैं, हमने पढ़ा है कहीं हार्मोन्स, एंजाइम्स होते हैं कि उन सभी को सीक्रेटरी या स्रावित पदार्थ बोलते हैं। फिर होता है एक्सक्रेटरी मटेरियल, स्रावी उत्सर्जी पदार्थ मटेरियल्स, उत्सर्जी पदार्थ जो कोशिकाओं के लिए हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है कुछ समय के बाद, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी मटेरियल्स। ठीक है, एक्सक्रेटरी मटेरियल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस और नॉन नाइट्रोजिनस बेस। वो सब हम धीरे धीरे जो है डिटेल में इन सभी चीजों की स्टडी करेंगे, अभी शॉर्ट में हम इनको समझ लें। फिर होता है ट्रोपोप्लाज्म। ट्रोपोप्लाज्म में आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या आते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। इन सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ मेन सेल ऑर्गेनेल्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में, है ना, जो भी वीडियोस आते जाएंगे उनमें समझते जाएंगे। जैसे बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में ये आप बोलते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, लाइसोसोम। ठीक है, ऐसे कुछ वाइटोल्स होती हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि ट्रोपोप्लाज्म के इंक्लूडिंग आते हैं। क्लियर? तो एक सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनको किस प्रकार से हम क्लासिफाइड करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, है ना? इसको एक बार पढ़ लें आप, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ इस वीडियो में इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेल से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको वन बाय वन, डे बाय डे, हर दिन एक एक वीडियो प्रॉपर टॉपिक को लेकर मिलते रहेंगे। क्लास 11th का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा और आपकी जो क्लास स्टडी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको शेयर करें अगर आपको आता है या आपके पास इसके लिए अवेलेबल जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है, तो जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएँ। नाउ थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर।